हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का हमारे लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और बढ़िया से आपकी तैयारी भी चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की भौतिक संरचना के बारे में। इसके अंदर हम टॉपिक कवर करेंगे उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति, क्षेत्रफल, विस्तार, जनपद आदि पहले, और उसके बाद फिर आगे इसमें हम बात करेंगे यहाँ की भौगोलिक संरचना की कि भौगोलिक विभाजन क्या है, हिमालयी राज्य की अवधारणा है और कौन कौन से क्षेत्रों में बांटा गया है, इसको भौगोलिक रूप से कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, कौन कौन सी यहाँ की प्रमुख पर्वत चोटियाँ हैं और प्रमुख दर्रे वगैरह हैं आदि, ये सब हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। भौगोलिक स्थिति, आप सब परिचित हैं भौगोलिक स्थिति से कि बृहद हिमालय और गंगा के मैदान के बीच का स्थित ये हिस्सा है, राज्य है। बृहद हिमालय और गंगा का मैदान के बीच में स्थित है ये राज्य उत्तराखंड। मैप में भी आप देख सकते हैं, एक और चीन, एक और हिमाचल प्रदेश, एक और उत्तर प्रदेश, एक और हरियाणा से सीमाएं मिलती हुई, ठीक है। तो इसका जो आकार है वो आयताकार है, आयताकार है और साथ में लंबाई लगभग 358 किमी और चौड़ाई जो है इसकी वो 320 किलोमीटर है। 358 किलोमीटर और 320 किलोमीटर लंबाई चौड़ाई इसकी क्रमशः है। इस राज्य की भौगोलिक स्थिति की बात हम करें तो, और 2021-22 के अनुसार अगर सांख्यिकी डायरी की बात करें, सांख्यिकी डायरी 2021-22 के अनुसार इसका क्षेत्रफल वही 53,000 कितना 483 स्क्वायर किलोमीटर, 53,483 स्क्वायर किलोमीटर। इसका जो है क्या क्षेत्रफल है। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियोज़ में, तो ज़्यादा उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। सबसे बड़ा जिला जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो चमोली है और सबसे छोटा जिला चंपावत। चमोली और चंपावत, चंपावत सबसे छोटा हो गया, ये सबसे बड़ा हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से। और इसमें जो है उत्तर की तरफ, राज्य के उत्तर की तरफ अगर हम बात करें दिशाओं में क्या क्या चीज़ें फैली हुई हैं, उत्तर क्षेत्र में ये उत्तरी क्षेत्र है, इधर हिमालय है, बृहद हिमालय। पश्चिम क्षेत्र में जो है टोंस नदी है इधर को, यहाँ से निकलते हुए ऐसे देहरादून से के हल्का इलाका क्रॉस करते हुए इधर फिर हरियाणा की तरफ को निकल जाती है, यमुना नदी है। टोंस नदी, सॉरी यमुना नदी बोल रहा हूँ, टोंस नदी है इधर देहरादून में बहती है। और दक्षिण पश्चिम की ओर शिवालिक श्रेणियाँ हैं। दक्षिण पश्चिम अगर देखा जाए इधर दक्षिण पश्चिम की ओर को शिवालिक श्रेणियाँ हैं इधर में। दक्षिण पूर्व में इधर तराई का क्षेत्र है, इधर नीचे उधम सिंह नगर और ये रामनगर, काशीपुर है ना, जसपुर आदि जो भी हैं उधम सिंह नगर के, ये सब तराई का क्षेत्र है, भाबर का क्षेत्र है। और पूर्व क्षेत्र में काली नदी है। तो ये इसका जो है भौगोलिक एक लेखा जोखा। राज्य देखें इसमें अगर कौन कौन से देश इसमें मिलते हैं, देखिए एक और नेपाल है, नेपाल से सीमा मिलती है, एक और चीन तिब्बत से सीमा मिलती है, एक और अगर देशों की बात करें तो दो देशों से इसकी सीमा मिलती है, नेपाल से और तिब्बत से। राज्यों में बात करें तो हिमाचल प्रदेश से इसकी सीमा मिलती है और उत्तर प्रदेश से भी इसकी सीमा मिलती है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से इसकी सीमाएं मिलती हैं। तो क्षेत्रफल हो गया। विस्तार इसका जो है हमने चर्चा की। जनपद इसमें कुल 13 हैं, 13 जनपद हैं। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से चमोली हो गया, सबसे छोटा जो है चंपावत हो गया। जनपदों की स्थिति देखिए, थोड़ा सा मैप के हिसाब से हम देखें, थोड़ा मैं इसको अगर वो करूँ, जूम करूँ तो आप देख पाएंगे। जनपदों की स्थिति देखिए, चमोली, ऊपर उत्तरकाशी, चमोली, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग यहाँ पे छोटा डिस्ट्रिक्ट है, और फिर उसके बाद ये पौड़ी एक इधर आ गया, पौड़ी गढ़वाल,
इधर अल्मोड़ा आ गया, ये बागेश्वर, पिथौरागढ़ जनपद ये आ गया। पिथौरागढ़ के बाद नीचे थोड़ा सा देखें तो इधर चंपावत आ गया, ये नैनीताल आ गया, इधर हरिद्वार, देहरादून, ठीक है, देहरादून इधर डिस्ट्रिक्ट पूरा ये उत्तरकाशी के साथ ऐसे मिलता हुआ ऐसे करके ये इधर को इस तरह से ये पूरा ऊपर का एरिया। और उसके बाद इधर जो है आपका नीचे उधम सिंह नगर, रुद्रपुर आदि। तो ये जो है इसका एक मैप के अकॉर्डिंग जो है भौगोलिक विस्तार की हमने बात की। अब बात करते हैं भौगोलिक विभाजन की, कि भौगोलिक विभाजन किस प्रकार से जो है इस राज्य का किया गया है। तो भौगोलिक विभाजन की बात करें तो इसमें जो है राज्य को 8 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। हिमालयी राज्य की अवधारणा भी है कि ये जो है राज्य जो है हिमालय के क्षेत्र में है, पर्वतीय क्षेत्र ज़्यादा है तो हिमालयी राज्य है इसलिए, ठीक है ना। पर्वतीय भूभाग जो है अधिक है मैदानी भूभाग के अपेक्षा तुलना में, तो इसलिए इसको जो है हिमालयी राज्य जो है बनाया गया है। उत्तराखंड को भी वर्ष 2000 में 11वां हिमालयी राज्य इसको घोषित किया गया है, बनाया गया हिमालयी राज्य के तौर पे बनाया गया। और थोड़ा बहुत हिस्सा इसमें जो है भाबर तराई का मैदानी क्षेत्र थोड़ा बहुत ही है, अधिकांश भूभाग इसका जो है वो कैसा है, पर्वतीय है, पहाड़ों वाला है, दुर्गम पहाड़ों वाला है। तो इसके 8 क्षेत्र हैं। तो 8 क्षेत्रों में सबसे पहले जो है गंगा का मैदानी क्षेत्र आ गया, ये सबसे नीचे अगर हम इधर की ओर देखें, हरिद्वार इधर साइड को देखें तो गंगा का मैदानी क्षेत्र इधर आया। फिर आता है आपका तराई क्षेत्र। अब जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है, एक बार इस पर हम नजर मार लेंगे, गंगा का मैदानी क्षेत्र, तराई क्षेत्र, फिर भाबर क्षेत्र, और चौथा फिर शिवालिक क्षेत्र, दून क्षेत्र या द्वार क्षेत्र, लघु या मध्य हिमालय, बृहत या उच्च हिमालय और ट्रांस हिमालय। तो इस प्रकार से इसके 8 भागों में इसको विभाजित किया गया है। अब ये जो 8 भाग हैं इनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। गंगा का जो मैदानी भाग है ये दक्षिणी हरिद्वार का जो हिस्सा है, ये हरिद्वार वाला क्षेत्र जो है, हरिद्वार के दक्षिणी भाग में इधर जो है ये गंगा का मैदानी क्षेत्र है, समतल है। और जो है यहाँ पर जो गंगा नदी के द्वारा जो महीन मिट्टी लाई गई है उसके द्वारा निर्मित भूभाग है, उपजाऊ भी है, और धान, गेहूं, गन्ना आदि मुख्य फसलें वहाँ पर होती हैं। तो ये हिस्सा जो है ये उपजाऊ हिस्सा भी होता है। ये गंगा का मैदानी क्षेत्र जो है पहला वाला जो भाग है, हरिद्वार का दक्षिणी भाग, हरिद्वार दक्षिणी भाग जो है। फिर बात करेंगे तराई क्षेत्र की। अब तराई का क्षेत्र कहाँ कहाँ है, देखिए तराई का क्षेत्र जो है वो, तराई वाला क्षेत्र जो है हरिद्वार में जो गंगा का मैदान है उसके तुरंत उत्तर और पौड़ी गढ़वाल के आसपास, देखिए इधर ये पौड़ी गढ़वाल जो इधर ये शिवालिक लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, भाबर क्षेत्र तराई, इधर की ओर को पौड़ी गढ़वाल वाला हिस्सा इधर के एरिया में ये भी तराई का क्षेत्र है। नैनीताल जिले में भी है, कुछ हिस्सा उधम सिंह नगर में भी इसका पाया जाता है। तराई वाला हिस्सा तराई क्षेत्र, तो इसका भी निर्माण इसी प्रकार से हुआ है, जो बहुत सारी नदियां उस क्षेत्र में बहती हैं उनकी वजह से। लेकिन यहाँ जो है भूमि जो है बहुत दलदली टाइप की है, तराई क्षेत्र की भूमि जो है वो दलदली है। आप नोट्स बनाते रहिए, भूमि जो है क्या है, दलदली भूमि है तराई क्षेत्र में, दलदली भूमि। और दूसरी इसकी जो एक खास बात है, इस तराई वाले क्षेत्र में बहुत ही गहरे, मतलब जिसको कहते हैं कि पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं, कुएं, पानी जो है अंडरग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा है इधर ये काशीपुर और इधर ये उधम सिंह नगर वाले एरिया में। साथ साथ में यहाँ जो है उत्पादकता भी बहुत अधिक है, उपजाऊपन है इसकी, यहाँ की भूमि में भी उपजाऊ भूमि है, तराई क्षेत्र की भूमि भी उपजाऊ है। और पाताल तोड़ कुएं मिलते हैं, गहरे कुएं, कुएं इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा गहरे कुएं हैं। इसमें जो है आपका ज्वालापुर का क्षेत्र आ गया, सितारगंज, बाजपुर, काशीपुर, उधम सिंह नगर का, और खटीमा, रुद्रपुर आदि ये क्षेत्र आ गए, ये सब तराई वाले क्षेत्र आए। रुद्रपुर भी इसमें आ जाता है, ठीक है जी। फिर इस क्षेत्र में जो है ये जो कुमाऊं गढ़वाल के जो लोग हैं उनके अलावा इस क्षेत्र में, इस तराई वाले क्षेत्र में
बंगाली कम्युनिटीज़ के लोग भी बसे हुए हैं, पंजाबी कम्युनिटी के लोग भी बसे हुए हैं, और आपका हरियाणा के लोग भी बसे हुए हैं, हरियाणवी लोग भी बसे हुए हैं। ठीक है जी। आगे बात करेंगे भाबर क्षेत्र की। तराई के बाद भाबर क्षेत्र। अब भाबर जो क्षेत्र है, ये भाबर क्षेत्र भी जो है लगभग तराई क्षेत्र के थोड़ा उत्तर में पाया जाता है। तराई क्षेत्र से थोड़ा ऊपर की ओर भाबर क्षेत्र आ गया। इसको इससे भी समझ सकते हैं, तराई क्षेत्र नीचे, फिर थोड़ा उत्तर में भाबर आ गया। भाबर क्षेत्र में जो है थोड़ा उबड़ खाबड़ जमीन है, समतल भूमि नहीं है। जैसे जो रामनगर के आसपास का क्षेत्र है, रामनगर के जो जंगल हैं, कार्बेट वाला जो एरिया है कॉर्बेट पार्क का, वो सब भाबर का क्षेत्र है। उबड़ खाबड़ भूमि है, कंकड़ पत्थर हैं, मोटा रेता है, बहुत ज़्यादा अधिक उपजाऊ उसको हम नहीं कह सकते। तो इस प्रकार की भूमि जो है यहाँ पर है। ज़्यादातर झाड़ियाँ हैं, जंगली झाड़ियाँ हैं, और बहुत प्रकार की इस प्रकार की जंगली वनस्पतियाँ वहाँ पे हैं। कृषि के लिए उतनी अच्छी ये भूमि नहीं है भाबर की भूमि कृषि के लिए उतनी अच्छी नहीं है जितनी तराई या गंगा के मैदान की क्षेत्र है। तो भाबर क्षेत्र का जो है ये हिसाब ये है। ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत मोटे मोटे रेतीले कण नदियों के द्वारा बहा के यहीं पर उनको निक्षेप कर दिया जाता है, यहीं पर वो अटक जाते हैं। इसलिए यहाँ की भूमि जो है थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है और मिट्टी कंकड़ पत्थर वाली है। इस प्रकार की भूमि यहाँ की रहती है। अधिकांश भाग जो है ये चंपावत में है, और चंपावत से लेकर के आप इसको कह सकते हैं कि देहरादून तक ये एरिया जो है इस तरह से फैला हुआ है, भाबर वाला क्षेत्र। अगर पूरे मैप के हिसाब से देखेंगे ना आप, तो आपको ऐसा लगेगा यहाँ से कि ये जैसे पूर्व चंपावत है, पूर्वी चंपावत से लेके ये देहरादून तक ऐसे एक लाइन पूरी ऐसी चली जाए ना, अगर इस तरह से एक लाइन ऐसी चली जाए, तो ये लाइन जो है ये लाइन में एक जैसा ही देखने को मिलेगा सारा का सारा। समझ पा रहे हैं बात? एक लाइन में पूरा का पूरा एक जैसा ही देखने को मिलेगा आपको एरिया। ये पूरा देहरादून, चंपावत की इस पूर्वी इलाके से लेकर के इस तरह से अगर हम चले जाएं तो देहरादून तक का ये इलाका टच करते हुए पूरा एक जैसा दिखाई देगा। इस प्रकार का इसमें जो है पाया जाता है ये। ठीक है ना। और ये हिस्सा जो है नीचे छूट जाता है, तराई वाला हिस्सा आपका उधम सिंह नगर जिला है, और इधर से फिर ये जसपुर ये सब चीज़ें लग जाती हैं, इधर से कुछ ये लग जाते हैं रुद्रपुर, और ये सब इस तरह से वो तराई क्षेत्र हो गया। और गंगा का मैदान तो हरिद्वार के ही आसपास में है। तो ये है आपका भाबर क्षेत्र। उसके बाद बात करेंगे शिवालिक क्षेत्र की। अगला जो क्षेत्र है इसमें वो है शिवालिक। देखिए अगला थोड़ा मैप, दूसरा मैप है, इसमें समझने की प्रयास करेंगे शिवालिक क्षेत्र। अब शिवालिक क्षेत्र देखिए कहाँ से फैला हुआ है। ये इस तरह से फैला हुआ है शिवालिक क्षेत्र। भाबर क्षेत्र के उत्तर में है, भाबर से थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे तो शिवालिक आएगा। पहाड़ियों वाला स्थान है, पहाड़ों वाला स्थान है, जो आपको अगर आप अमूमन देखें, आप चाहे वहाँ उधर कोटद्वार से ऊपर को बढ़ें, या आप जो है देहरादून से ऊपर को बढ़ें, या फिर आप इधर जो है रामनगर से ऊपर को बढ़ें, है ना, या फिर आप इधर हल्द्वानी काठगोदाम से ऊपर को बढ़ें, तो ये जो आपको ऊपर को फिर आते हुए जो पहाड़ दिखाई देंगे, शुरुआती जो पहाड़ों की श्रेणियाँ लगेंगी, यही शिवालिक है, वो शिवालिक श्रेणियाँ हैं। इवन यहाँ अल्मोड़ा जनपद और ये वाले हिस्से जो हैं ये लगभग शिवालिक श्रेणी में ही आते हैं। देखिए यहाँ पे आपको इससे जो है ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी शिवालिक क्षेत्र की। ये है शिवालिक वाला एरिया। ये चंपावत के कुछ उस भाग से लेकर के ये पूरा एक पट्टी बना रखी है ना, इधर देखिए, ये इतना जो ये बना रखा है, ये पूरा का पूरा शिवालिक क्षेत्र का हिस्सा है। ये इसमें आने वाला, कवर करने वाला। भाबर उससे थोड़ा नीचे हो गया है। तो ये शिवालिक क्षेत्र है। अब यहाँ की क्या क्या विशेषता है? इसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं, या हिमालय का पाद भी कहा जाता है, हिमालय का पांव का हिस्सा भी बोला जाता है शिवालिक को, और बाह्य हिमालय भी बोला जाता है। हिमालय का सबसे बाहरी या सबसे दक्षिणी छोर है ये, ऐसा इसको कह सकते हैं। ये इलाका जो है शिवालिक वाला, हिमालय तो बहुत ऊपर रह गया ना, हम ऊपर को बढ़ेंगे, तराई क्षेत्र, फिर भाबर, फिर शिवालिक, फिर लघु मध्य, फिर महान हिमालय, फिर ट्रांस हिमालय, ऐसे जो है हम बढ़ेंगे। पहले फिर गंगा का मैदान भी आया। तो ये इस तरह से हम आगे को बढ़ेंगे, ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तो दक्षिणी देहरादून हो गया, हरिद्वार हो गया कुछ उत्तर की तरफ, और टिहरी गढ़वाल है थोड़ा, टिहरी गढ़वाल का दक्षिणी हिस्सा, मध्यवर्ती पौड़ी का बीच का हिस्सा, दक्षिणी अल्मोड़ा का थोड़ा दक्षिणी भाग, और नैनीताल का मध्य का हिस्सा, चंपावत का दक्षिणी भूभाग। ये जो है इसमें ये 7 जिलों में फैला हुआ है। ये वाला भाग इन्हीं 7 जिलों में फैला हुआ है शिवालिक भाग।
अब अगर कोई कहे कि शिवालिक जो है पिथौरागढ़ में शिवालिक भाग है, तो बिल्कुल नहीं। पिथौरागढ़ में जो है वो महान हिमालय वाला भाग है। पिथौरागढ़ कैसे जगह है, महान हिमालय वाली श्रेणी में आता है ना। पिथौरागढ़ हो गया, उत्तरकाशी हो गया, उत्तरकाशी लघु मध्य हिमालय में आया आपका, कुछ हिस्सा उत्तरकाशी का, कुछ हिस्सा उत्तरकाशी का जो है महान हिमालय में आया, कुछ हिस्सा जो है ट्रांस हिमालय में आता है। तो ये जो है इस तरह से बटे हुए हैं हमारे जनपद। तो ये भी करीब करीब चोटियाँ जो हैं यहाँ की, उनकी ऊंचाई 750 से 1300 मीटर तक ऊंची हैं। 750 से, ये शिवालिक वाले में 750 मीटर से 1300 मीटर तक की ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ हैं। इतने मीटर ऊंचाई वाली पहाड़ियाँ हैं, 750 से 1300 मीटर ऊंची ऐसी पहाड़ियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं शिवालिक श्रेणी में। और हिमालय का सबसे इसको नवीन भाग बोला जाता है, सबसे नया भाग यही है। इसकी जो निर्माण हुआ है वो लगभग करीब 1.75 लाख वर्ष, इतने लाख वर्ष से 3 करोड़ वर्ष पूर्व माना निर्मित जाता है इसको। ठीक है, इसमें जो है बहुत सारे जीवाश्म भी इस एरिया में मिलते हैं, मतलब जीवाश्म, उस समय के जीवाश्म मिलते हैं, यहाँ से करोड़ों वर्ष पूर्व के जीवाश्म मिलते हैं। मायोसीन, मध्य मायोसीन से निम्न प्लाइस्टोसीन जो क्षेत्र, जो समय होता है वो काल, उसको माना जाता है इसको। तो ये है आपका क्या कहते हैं, लघु आपका शिवालिक श्रेणी, शिवालिक का एरिया, शिवालिक पहाड़ी। इसमें जो है शीशम, बुरांश, साल, चीड़, देवदार, बेत आदि ये सब वृक्ष भी पाए जाते हैं। और थोड़ा अपेक्षाकृत इसकी जलवायु जो है गर्म और आर्द्र है। ठीक है, शिवालिक की मैदानी भागों से तो थोड़ा ठंडा रहता है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ऊपर उच्च हिमालय या लघु मध्य हिमालय से अगर तुलना करें तो थोड़ा सा उसकी अपेक्षा गर्म है, थोड़ा आर्द्र रहता है। आर्द्र मतलब नमी वाला रहता है। वार्षिक वर्षा की बात करें तो शिवालिक श्रेणी वाले में लगभग 200 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। शिवालिक वाले क्षेत्र में 200 से 250 सेंटीमीटर वर्षा होती है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो लघु मध्य हिमालय आ जाता है। लघु मध्य हिमालय, ये लघु मध्य हिमालय, और या फिर पहले बात करेंगे हम दून की, द्वार क्षेत्र की। दून क्षेत्र जो है शिवालिक श्रेणियों के उत्तर और मध्य हिमालय के दक्षिण में, मध्य हिमालय के दक्षिण में, शिवालिक से ऊपर और मध्य हिमालय से नीचे, इधर को जो है दून द्वार क्षेत्र कहा जाता है, जो कि इधर देहरादून क्षेत्र में ये ऐसा पाया जाता है। देहरादून की तरफ ये थोड़ा सा एक हिस्सा उधर को पाया जाता है, इसका थोड़ा अलग वहाँ की टाइप जो है भूभाग है वहाँ का। देहरादून जिसको कहते हैं, या पौड़ी में थोड़ा बहुत ये पाया जाता है, चौखम आदि जो जगह हैं, और या फिर कोटा नैनीताल है, वहाँ पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका दून का क्षेत्र। दून मतलब घाटी वाला क्षेत्र, घाटी वाला टाइप का क्षेत्र है। ठीक, उसके ऊपर हम बढ़ेंगे तो फिर हम पहुंचेंगे लघु मध्य हिमालय में। और लघु मध्य हिमालय का जो क्षेत्र है ये चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, देहरादून आदि 9 जिलों में पूर्व से पश्चिम तक ये फैला हुआ है। लघु मध्य हिमालय भी ये इस तरह से ये भी फैला हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लघु मध्य हिमालय का भी हिस्सा जो है थोड़ा बहुत चंपावत और इधर से होता हुआ इधर को है। ठीक है ना, थोड़ा अल्मोड़ा का भी हिस्सा लगता है, थोड़ा वो भी लगता है, इसमें ये चीज़ें हैं लघु मध्य हिमालय में। तो लघु मध्य हिमालय, इसकी ऊंचाई जो है यहाँ हिमालय क्षेत्र में, यहाँ के पहाड़ों की, वो 1200 से 4500 मीटर तक के ऊंचाई पहाड़ हैं। फिर लघु मध्य हिमालय में 1200 मीटर से ऊपर ऊंचाई है, 1200-1300 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पाई जाती है, और करीब करीब 3000, 3500-4000 तक की मीटर तक की ऊंचाई भी पाई जाती है। इस क्षेत्र में जीवाश्म नहीं मिलते हैं, जीवाश्म का बिल्कुल अभाव है, और कायांतरित टाइप की चट्टानें मिलती हैं इसमें, कायांतरित रूपांतरित चट्टानें जिसको हम कहते हैं, इस प्रकार का ये क्षेत्र है। ठीक है, बहुत सारे खनिज इसमें पाए जाते हैं, जैसे तांबा है, अल्मोड़ा पौड़ी में मिलता है, एस्बेस्टस है, पौड़ी गढ़वाल में मिलता है, ग्रेफाइट है ना, तांबा आदि, ये इस प्रकार के इसमें वो मिलते हैं। क्या आपको धातुएं या हम कहें खनिज पदार्थ मिलते हैं, तांबा, एस्बेस्टस और जिप्सम, मैग्नेसाइट आदि। ठीक है, फिर बात करते हैं हम अपना इसके बाद लघु
मध्य हिमालय के बाद महान हिमालय या बृहद हिमालय जिसको हम कहते हैं, बृहद या उच्च हिमालयी क्षेत्र। अब बृहद उच्च हिमालयी क्षेत्र जो है ये महान हिमालय ये और ऊपर है, ठीक है, लघु हिमालय से भी ऊपर है ये, लघु या मध्य हिमालय जिसको हम कह रहे हैं उसके उत्तरी क्षेत्र में है। सबसे ऊंची चोटियाँ वाला भाग है, सबसे ऊंची चोटियों वाला भाग उच्च हिमालय इसको बोला जाता है, महान हिमालय बोला जाता है, मुख्य हिमालय भी बोला जाता है, इसको हिमाद्री भी कहा जाता है ग्रंथों में, ठीक है ना। तो यहाँ की ऊंचाई जो है वो 4500 मीटर से लेकर के ऊपर है, 4500 से लेकर के 7000, मतलब ये समझिए 7850 तक की मान लीजिए आप, इतने मीटर ऊपर की ऊंचाई है यहाँ। इतने ऊंचे पहाड़ पाए जाते हैं और ये बर्फ़ से ढके रहते हैं अधिकांशतः। इसमें कौन कौन सी जनपद कवर करता है, जैसे नंदा देवी है 7817 मीटर ऊंचा, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा जिला कवर करते हैं, उत्तरकाशी हो गया आपका, टिहरी गढ़वाल है, रुद्रप्रयाग है, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ आदि 6 जिले इसमें हैं ये महान हिमालय में। उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़, ये 6 जिले इसमें कवर हो रहे हैं। और इसमें बहुत ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां भी हैं, उनके बारे में हम अभी आगे फिर डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं ट्रांस हिमालयी क्षेत्र की। ट्रांस हिमालय वाला जो एरिया है, ये ट्रांस हिमालयी क्षेत्र जो है ये महा हिमालय के उत्तर में है, महान हिमालय के उत्तर दिशा में है। और यहाँ पे जो है लगभग ऊंचाई यहाँ के पहाड़ों की जो है वो 2500 से 3500 मीटर तक की है, थोड़ा सा कम हो जाती है ट्रांस हिमालय में, फिर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, ट्रांस हिमालय हो जाता है इसमें, फिर उधर की ओर थोड़ा सा मुड़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि अर्थ जो है धरती ना गोलाई लिए हुए है इस तरह से, तो ऐसा तो ट्रांस हिमालय इसको बोल दिया गया। ये थोड़ा और फिर नीचे, तो वहाँ से हिमालय की दूसरी तरफ जो महान हिमालय हमारा है उसके पल्ली तरफ का जो एरिया होता है वो हो गया ट्रांस हिमालय, है ना। तो यहाँ भी 2500 से 3500 तक की मीटर ऊंचाई वाले पर्वत मिलते हैं। तो सबसे ऊंचे पर्वत जो है वो हमारे बृहद हिमालय या उच्च हिमालय वाले में ही है, महान हिमालय में, ठीक है जी। इसमें जो है बहुत सारे दर्रे हैं, किसमें, ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में। ट्रांस हिमालय में दर्रे बहुत सारे हैं, और महान हिमालय में क्या है, महान हिमालय वाले क्षेत्र में आपके बहुत सारी पर्वत चोटियां हैं, ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां हैं। अब देखिए बात करेंगे हम अपने दर्रों की और पर्वत चोटियों की। देखिए महान हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियां, इनकी बात करेंगे। देखिए तो महान हिमालय में पर्वत श्रेणियां जो आती हैं आपकी, नंदा देवी सबसे ऊंचा, देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी हर चीज़ इसको बोलने की ज़रूरत तो नहीं है। चमोली में है, कहाँ है और कितनी ऊंचाई है ये देख लीजिए आप, सबसे ऊंचाई के क्रम में रखे हुए हैं। सबसे ऊंचा है ये, सर्वोच्च शिखर है ये, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत। कामेत दूसरे नंबर पर, नंदा देवी पूर्वी, ये भी चमोली पिथौरागढ़ में लगा हुआ है, तीसरा सर्वोच्च शिखर है। फिर माणा भी चमोली में है, बद्रीनाथ चमोली में है, चौखंबा चमोली में है, त्रिशूल चमोली में है, शतोपंथ चमोली में है, द्रोणागिरी चमोली में है, गंधमादन चमोली में है, केदारनाथ चमोली और उत्तरकाशी में फैला हुआ है, कालों का भी चमोली में फैला हुआ है। इतने सारे पर्वत जो हैं हमारे, सबसे ऊंचे पर्वत जो हैं हिमालय के, वो सब कौन से जिले में है भाई, चमोली जनपद में। तो चमोली जनपद अपने आप में एक बहुत विभिन्नताओं को लिए हुआ है, बहुत महानता लिए हुए है। और पंचाचूली देखिए कहाँ है, पिथौरागढ़ में फैला हुआ है। नंदाकोट फिर चमोली और पिथौरागढ़ में फैला हुआ है। भागीरथी पर्वत जो है ये आपका, ये उत्तरकाशी में फैला हुआ है भागीरथी। तो श्रीकंठ, फिर हम बात करेंगे इधर, श्रीकंठ उत्तरकाशी में है, हाथी पर्वत चमोली में, देवस्थान चमोली में, नंदाखाट चमोली में। ये ऊंचाई के क्रम में नीचे को रखे हुए हैं, इसलिए जो है जनपदों के हिसाब से तो नहीं है, ऊंचाई के घटते क्रम में लिखे गए हैं, तो इसलिए आप इसको लगा लीजिए। अधिकांश जो है वो चमोली में तो हैं ही हैं, देख लीजिए आप इसमें से। देवस्थान चमोली में, नंदाखाट चमोली, गंगोत्री चमोली, नीलकंठ चमोली, यमुनोत्री चमोली, बंदरपूंछ, नंदा घूंटी, यमुनोत्री और ये बंदरपूंछ जो है ये उत्तरकाशी में है, तो सॉरी, और नंदा घूंटी चमोली, फिर स्वर्गारोहिणी फिर चमोली में है, गौरी चमोली में है, गुन्नी चमोली में है, नारायण पर्वत ये बद्रीनाथ के पास में चमोली में ही है, जैलंग ये उत्तरकाशी में, नर पर्वत बद्रीनाथ चमोली में ही है, और द्रौपदी का डांडा ये उत्तरकाशी में है। तो इतने सारे हमारे ये महान हिमालय में ये सब पर्वत श्रेणियाँ हैं, ऊंची ऊंची पर्वत चोटियाँ हैं महान हिमालय की, ये सब ठीक है जी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। और पीडीएफ भी हम उपलब्ध करा देंगे आपको, लेकिन आप इसको फिलहाल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर बात करते हैं उत्तराखंड के प्रमुख दर्रों की।
दर्रे और पर्वत चोटियाँ, इसकी जो है ये कुछ है यहाँ पे मैप के अकॉर्डिंग थोड़ा सा इसको हमने समझाने की कोशिश की है। मैप से देखिए द्रोणागिरी वगैरह ये कहाँ पर है। देखो दर्रों की बात करते हैं, प्रमुख शिखरों की तो बात कर ली हमने। श्रृंगकंठ नंबर 1 में, श्रृंगकंठ दर्रा। नंबर 2 में नेलंग, नंबर 2 कहाँ लिखा है, नेलंग दर्रा उधर है। थांगला नंबर 3, थांगला दर्रा। मुलिंगला चौथे नंबर पे। 5वां जो है माणा दर्रा, 5वें नंबर पे माणा दर्रा यहाँ पे। छठा नीति दर्रा। 7वां बाराहोती दर्रा। 8वें में लातूधारा, लातूधुरा। सुंदरढूंगा दर्रा 9 नंबर पे। 10वें में दारमा नवीधुरा। 11वें नंबर पे लिपुलेख। तो ये जो है कुछ हमारे प्रमुख दर्रे हैं जो नंबर से दिखाए गए हैं, और कुछ हमारे ये आपके पर्वत श्रेणियां हैं जिनको नाम भी लिखा गया है, और क्या इससे दिखाया गया है, किससे, पर्वत के एक ट्रायंगल के आकार से, कि कहाँ पर उसकी लोकेशन है। हालांकि इसकी लोकेशन का यहाँ भी आपको बता रखा है। अब जो है हम इन दर्रों के बारे में फिर एक जगह पे ये दिखाएंगे कि कौन सा दर्रा कहाँ है और किस किस चीज़ को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो ये है आपका दर्रे की बात हो गई है ना। दर्रे कहाँ 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 पर हैं, तो ये है आप हमारा भौगोलिक विभाजन उत्तराखंड राज्य का। ठीक, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। तो मेनली ये 8 भागों में बांटा गया है, ये आपको याद रखना है। क्षेत्रफल और ये सब विस्तार आपको लगभग इसके बारे में तो जनरली पता ही रहता है, तो उस चीज़ को आप याद रखेंगे कि क्षेत्रफल कितना है, 53,483 और 358 मीटर लंबाई है, 320 मीटर चौड़ाई में फैला हुआ है। और जो है उत्तराखंड जो है हिमालयी राज्य है, ये भी आपको पता होना चाहिए। स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। तो ये बहुत जनरल सी बातें हैं, उसमें भी हमने पहले वीडियो कवर किया हुआ है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।